जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 49। अच्छा जी, हालात हाजरा पे बात इंशाल्लाह नहीं होगी क्लास में। IS 41 एक हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड है, उस पर बात करते हैं। IS 21 का सवाल आपको होमवर्क में दिया था, MCQ 8, और वो वाला सवाल भी बड़ा अच्छा था जो इनटेंजिबल्स का था। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 सनशाइन वाला। अच्छा जुपिटर, अच्छा उसमें चले पहले ये कर लें। जुपिटर लिमिटेड की करेंसी पाक रुपीज है। इसने प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क में बाय की है $5 मिलियन की ऑन 2 जुलाई 19। अगर 2 जुलाई 19 को बाय किया ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने डिडक्शन डालेंगे हम। द 25% अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली एंड द बकाया इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर 2019। अच्छा जी, प्रॉपर्टी किस दिन हमें मिल गई होगी? 2 जुलाई 19 को प्रॉपर्टी हमारे नाम लग गई होगी। हमने थोड़े से पैसे कब दे दिए? उसी दिन। और बकाया पैसे, अगर ये पेएबल सोचें साल के एंड पे पे हो गया या साल के बाद पे होगा, तो इसलिए साल के बाद अगर पे होगा तो इस पेएबल को साल के एंड पे, ये मॉनेटरी आइटम है पेएबल, इसे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना पड़ेगा। इस पे गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। एक्सचेंज रेट गिवन है, प्रॉपर्टीज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिन पर्पस। इस लाइन का मतलब आप MCQ नंबर 9 वाली लाइन से कंपेयर करके बताएं। MCQ 9 में लिखा हुआ था द प्रॉपर्टी इज बीइंग हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, IS 40, और इस लाइन में लिखा हुआ था द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर एंड हैज अ लाइफ ऑफ 50 years। तो हाँ ठीक है, लाइफ तो मेरे भाई IS 40 में भी दी हो सकती है, बल्कि वो जो हैंड रिटन पेज IS 40 का रिवाइज कीजिएगा, लाइफ IS 40 में भी दी हो सकती है। और जो IS 40 का कॉस्ट मॉडल है उसमें आप याद रखिएगा डेप्रिसिएशन भी चार्ज होती है। जो फेयर वैल्यू मॉडल है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। ओके, तो लाइफ देना इज नॉट इंडिकेशन कि IS 16 में फॉल करेगा। द मेन थिंग इज द प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिन पर्पस। तो इसमें भाई सवाल में क्या क्या पूछा हुआ था उसने वो देख लेते हैं। पहले तो 2 जुलाई को आपने प्रॉपर्टी बाय की, तो कैलकुलेशन हो जाएगी 2 जुलाई को प्रॉपर्टी बाय करने की, $5 इंटू 164, ये 20 हो गया। इसके बाद रिवैल्यूएशन के लिए साल के एंड पे 5.1 किया है। अगर साल के एंड पे रिवैल्यू होना तो पहले डेप्रिशिएट होगा फिर रिवैल्यू होगा। तो साल के एंड की वजह से पहले 3 महीने डेप्रिशिएट किया हमने, और डेप्रिशिएट करने के बाद फिर साल के एंड पे इसको क्या कर दिया? रिवैल्यू कर दिया। अब ये एसेट बाय करने की एंट्री है, थोड़ा सा कैश अभी दे दिया था और थोड़ा सा बाद में देना है, तो 5 इंटू 75% होना चाहिए था ना यहाँ पे, 5 इंटू 75%। और ये डेप्रिसिएशन आ गई, ये वार्म अप की एंट्री आ गई, ये सरप्लस रिकॉर्ड करने की एंट्री आ गई। अब ये जो कैलकुलेशन है एक्सचेंज लॉस वाली, ये वाली कौन सी कैलकुलेशन है जरा बताइएगा? ये कैलकुलेशन जो है वो वर्सेस वाली है, जो ईयर एंड के ऊपर होनी है, और ये कैलकुलेशन अगले साल पेमेंट की है। याद रखिएगा हमारा साल यहां पे खत्म हो गया था, ये कैलकुलेशन अगले साल पेमेंट की है। और सवाल की पहली रिक्वायरमेंट, प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में किस अमाउंट पे आनी है? वो तो 856.8 पे आएगी। और व्हाट इज द टोटल चार्ज? चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस, क्रेडिट का मतलब होता है इनकम। व्हाट इज द टोटल खर्चा और इनकम इन P&L इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। तो खर्चा कितना है या इनकम कितनी है? अब खर्चा एक तो डेप्रिसिएशन था, लेकिन इस साल का पूछ रहे, सिर्फ पहले साल का। एक तो डेप्रिसिएशन का खर्चा था और ये एक्सचेंज लॉस था, तो डेप्रिसिएशन और एक पेएबल पे एक्सचेंज लॉस, ये आ गया खर्चा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल खुशी इन सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव फिगर? टोटल खुशी इन सरप्लस वो 40.9। व्हाट इज द टोटल? अच्छा यार, ये फॉर द ईयर पूछ रहे, एज ऑन पूछ रहे? फॉर द ईयर पूछ रहा है, एज ऑन। एक बात अब सुन लें, वो ये पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहा। अगर एज ऑन होता ना तो हो सकता है इधर पहले से कोई ₹1 का सरप्लस पड़ा होता, अगर पहले रिवैल्यू हुआ था। तो अगर ₹1 का कोई सरप्लस पहले से पड़ा होता तो फिर ये आ जाना था 41 ये फॉर द ईयर है 40.9, और ये 41.9 एज ऑन है। तो मोहतरम ये होता है फॉर द ईयर और ये होता है एज ऑन। फिलहाल पूछ कौन सा सरप्लस रहे? फॉर द ईयर। तो ये लिख लें आके, फॉर द ईयर और एज ऑन। ओके, पेज नंबर 3 425। नेक्स्ट, 425 पेज है। ओके नेक्स्ट, एट विच अमाउंट पेएबल्स शैल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट? पेएबल कौन से वाले जाने चाहिए? लेटेस्ट रेट वाले जाने चाहिए या जिस पे क्रिएट हुए थे?
लेटेस्ट रेट वाले क्रिएट किस पे हुए थे 164 पे, लेटेस्ट रेट क्या है 168, तो 3.75 को 168 से मल्टीप्लाई कर देना था। ओके ये सारी डिस्कशन एज्यूमिंग के आपने लेक्चर लिया हुआ है। फॉर दिस पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एज्यूम द कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड एट विच अमाउंट द प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑन 30 सितंबर। एज्यूम करें कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है। यार अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है ना तो मेरे ख्याल से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आखिरी 2 लाइनें मैं उड़ा देता हूं। कॉस्ट मॉडल क्या कहते हैं, एसेट को खरीदो और 3 महीने डेप्रिशिएट करो, 815.9 ये हमारी रिक्वायरमेंट ही थी। अच्छा इनटेंजिबल्स वाले सवाल में अब आप आए जरा, IS 38 कौन सा सवाल था, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11। ये पिछली चीजें साथ साथ कवर करते रहे क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स लिंक्ड हैं, तो ये नहीं हो सकता कि एक स्टैंडर्ड एक ही गो में करा दिया जाए। कुछ चीजें एक स्टैंडर्ड में पढ़ी जाती हैं, फिर पिछले स्टैंडर्ड में जाके देखना पड़ता है उसी को एडजस्टमेंट आई हुई है, फिर उसको वहां डिस्कस करना पड़ता है। अच्छा मोहतरम इसमें ना एक चीज मैं करा रहा हूँ, बड़ा आसान सा सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल था, सिर्फ लाइव का फटा था। वो लाइव का फटा तो यूट्यूब पे भी पहले 7 क्लासें इंटेंजिबल्स की पढ़ी हुई हैं, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं लाइव का फटा, उसके ऊपर डिस्कशन, और परसों डिस्कशन भी की थी मैंने। अच्छा तो इधर भी एसेट साल के एंड पे रिवैल्यू हो रहा था, तो पहले एसेट को अमोर्टाइज करेंगे और फिर साल के एंड पे रिवैल्यू करेंगे। एक एसेट पे रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, दूसरे एसेट पे रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है, और तीसरे एसेट पे रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। अच्छा जी अब बता दें इस एसेट का रिवैल्यूएशन लॉस कहां जाना था 10 रुपए P&L में, और इस एसेट का रिवैल्यूएशन लॉस P&L में, और ये जो 93 है इसकी अगर मैं एंट्रीज लिखना चाहूं तो P&L डेबिट एसेट क्रेडिट, इसकी एंट्री P&L डेबिट एसेट क्रेडिट, और इसकी एंट्री एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। अब मोहतरम सवाल में एक ब्लंडर था कि सवाल वाले ने अगर सवाल बनाना ही था तो फिर तुक्का सवाल बना लेता, वो लिख देता प्रॉफिट और लॉस की जगह SOCI, क्योंकि SOCI कंप्राइज ऑफ 2 थिंग्स P&L एंड OCI। SOCI इंक्लूड्स P&L एंड OCI, लेकिन उस बेचारे ने सिर्फ क्या मांगा, इस वजह से हमने सिर्फ ये जो 10 और 10 यहां शो किया हुआ है। लेकिन अगर वो मांगता SOCI तो मोहतरम अगर SOCI मांगता तो लिख लें OCI में क्या जाता, रिवैल्यूएशन सरप्लस, कितना, किस वाले एसेट का, A का, B का, C का, D का, B का, ये नोट कर लें अगर OCI मांगता। लेकिन ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। लेकिन OCI उसने मांगा नहीं हुआ। अच्छा मैं एक और बात करूं, असल में ना इधर हमने हर एसेट के लिए आगे कॉलम नहीं खोले। असल में ना सोचें ये एसेट है, आगे सरप्लस P&L, वो कॉलम नहीं खोला हमने। ये एसेट B है, आगे सरप्लस, असल में तो 4 वर्किंग्स अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन इनको हमने इकट्ठा करके यहां कर दिया। और अगली बात, बैलेंस शीट में जो सरप्लस जाता है ना, वो सरप्लस जाता है अगर रिट एज ऑन वाला, अगर कोई रिटेन अर्निंग में शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद। तो इस सवाल में ना असल में कोई सरप्लस रिटेन, ये बातें फाइनल अकाउंट की हैं, थोड़ी सी एडवांस में कर रहा हूं, फाइनल अकाउंट में तफसील से समझ आएंगी। ये जो सरप्लस क्रिएट हुआ है कितना इस साल, ये रिटेन अर्निंग में शिफ्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि ईयर एंड पे क्रिएट हुआ है। अगर सरप्लस क्रिएट होता साल के शुरू में और फिर आप डेप्रिशिएट करते और डेप्रिसिएशन में ज्यादा डेप्रिसिएशन आती, अभी तो 7 लाख वाली डेप्रिसिएशन चल रही है, तो फिर वो सवाल आना था कि सरप्लस एज ऑन कितने। तो अभी फॉर द ईयर और एज ऑन क्यों बराबर है, फॉर द ईयर और एज ऑन, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, फॉर द ईयर और एज ऑन क्यों बराबर है, क्योंकि अभी तक रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट नहीं हुआ। और जब भी याद रखिएगा साल के एंड पे रिवैल्यूएशन होनी है तो फिर वो सरप्लस जो आएगा, अगर पहली दफा रिवैल्यूएशन हुई है, सरप्लस जो आएगा वही बैलेंस शीट में जाएगा, वही OCI में जाएगा। लेकिन ये एक्सट्रैक्ट्स हैं P&L बैलेंस शीट के, इनको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में समझेंगे। तो ये बैलेंस शीट में जा रहे हैं, इसके साथ हमने एज ऑन लिख दिया, और ये क्या था, फॉर द ईयर। चलें जी बात कहां निकल गई। आज हमने करना है पे 697, कल वाला पार्ट B ऑनलाइन वालों ने अटेंड कर लिया होगा,
फिजिकल वालों को थोड़ा वीडियो में इशू आया था, वो इंशाल्लाह आज मैं दोबारा शेयर कर लूंगा, वो आप कर लीजिएगा। अच्छा खोलें यार इसको, पेज नंबर कौन सा? 690। अच्छा, आज एक डेफिनेशन हमने पढ़नी है जिसका कल से जरा डिफरेंट चीज है। कल हमने क्या किया था यार, अब ये तो माने कि ये डायग्राम आपने डाउनलोड, ये वाली आपने तस्वीर डाउनलोड कर ली होगी, ये लेक्चर नोट्स के साथ पेज 2 के तौर पे मैंने वेबसाइट पे अटैच की हुई थी। अच्छा, कल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी बायोलॉजिकल एसेट, फिर उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी, फिर क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और इसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। अच्छा, दो चीजें इधर लिखी हुई थी, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीकल्चरल। अब इधर तो इतना डिम लिखा हुआ है कि यहां से नजर नहीं आना, लेकिन किताब के अंदर जाते हैं तो किताब में जाके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डायग्राम के साथ डेफिनेशन अभी मैं पढ़ा रहा हूं, फिर आगे डायग्राम के बगैर भी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। पाकिस्तान में ये क्या लिखा हुआ है? फॉर सेल लिखा हुआ है, फॉर सेल लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें डिम है, वो मैं सही करवा दूंगा। फॉर सेल, और बिल्कुल बिल्कुल गधा गाड़ी जो होती है उसके लिए पाकिस्तान में गधे जो है वो बड़े भी होते हैं और उनको मैनेज भी किया जाता है, और ऐसी आपको मार्केट भी मिलेगी जहां पे गधे बेचे जा रहे होंगे, और ये जो गधा गाड़ी वाले हैं वहां से जाके गधे खरीदते भी हैं। तो एक बंदा है वो कहता है मेरा जो है वो भाईजान तो वेचन का प्रोग्राम है, गधे बेचने का प्रोग्राम है। अब ये कौन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है? अच्छा मुझे ये बताएं, ये मेहनत कर रहा होगा गधा बड़ा हो जाए? वैसे तो अल्लाह बड़ा कर रहे होंगे, लेकिन ये कुछ चारा चूरा खिला रहा होगा। तो क्या ये कोई एक्टिविटी कर रहा होगा या ये खुद ब खुद बड़े होते जा रहे हैं? कोई ना कोई मैनेजमेंट कर रहा होगा। अगर पानी बंद कर दें, चारा बंद कर दें, तो इस बेचारे ने क्या बड़े होना है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो रही है? ग्रोथ। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा, बायोलॉजिकल ग्रोथ। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है इसमें? जरा गधे में बताएं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ग्रोथ। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कौन मैनेज कर रहा है? बिजनेसमैन। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कौन मैनेज कर रहा है? बिजनेसमैन। किस फॉर्म में? पानी दे रहा है, चारा दे रहा है। किसकी ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है? बायोलॉजिकल एसेट। क्यों कर रहे हैं मैनेज? फॉर द पर्पज ऑफ सेल ऑफ दैट एसेट, क्योंकि इसने इसको क्या करना है? सेल करना है। अच्छा, अब एक मेरा सवाल है आपसे कि बायोलॉजिकल एसेट की ग्रोथ को, इल्फाज सुनते हैं, बायोलॉजिकल एसेट की ग्रोथ को मैनेज करना ताकि उसे बेच सकें इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जी आगे जरा नीचे चीजें आ रही हैं और ये सारी बातें आएंगी। अच्छा, एक सवाल आपसे और करता हूं। इसी तरह कोई बंदा है, उसने जो है वो गाय खरीद के रखी है कि यार अगली दफा ईद के ऊपर ना इनको बेचना है जाके मैंने लाहौर में। तो कसूर के गांव में उसने 50 गाय खरीद के रख ली और साल उनको खिलाया पिलाया मोटा किया। तो वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है। कैसे? वो मैनेज कर रहा है ग्रोथ को गाय की ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। मकसद उसका है गाय को बेचना। लेकिन यार सारे लोग बायोलॉजिकल एसेट्स को बेचने के लिए तो नहीं रखते। तो सेल यहां अंडरलाइन कर लें। एक सिनेरियो बन गया सेल का। ये सिनेरियो की हेडिंग दे दें फॉर सेल। सेल, फॉर सेल, पहला सिनेरियो है फॉर सेल। लेकिन ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की एक एग्जांपल है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की एक और एग्जांपल, ये तो ऊपर ही चढ़ गया। अच्छा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अच्छा, इधर कौन क्या किस लिए मैनेज कर रहा है? ये गुस्से से देख रही है, कौन क्या किस लिए मैनेज कर रहा है? जरा बोलें। देखे ना, देखे बगैर बताएं कौन क्या किसके लिए मैनेज कर रहा है। डायग्राम देख के बताएं। बिजनेसमैन बायोलॉजिकल एसेट्स को मैनेज कर रहा होगा कि मैंने उन्हें बड़ा करके बेचना है। हाँ, मुर्गी भी बड़ी करके बेचनी है, आपकी मर्जी है, लेकिन इधर मेन मकसद क्या है? बेबीज। इधर मेन मकसद क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इस बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ और नाम है, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो बायोलॉजिकल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको दाने वगैरह खिला रहा होगा, पानी वगैरह पिला रहा होगा, गुस्सा ना कर, दाने वगैरह पानी वगैरह ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट फॉर पर्पस ऑफ एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। क्या लफ्ज लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट, ताकि एडिशनल मिले। ये एडिशनल है ना, ये फैमिली में नया आया ना, ये फैमिली में नया आया।
ओके लेकिन यहां भी बात नहीं रुकती, ये लिखा हुआ है एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट, यहां भी बात नहीं रुकती। इसकी हेडिंग दे दे एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। पिछले वाले की क्या हेडिंग दी थी? ग्रो क्यों कर रहे हैं? फॉर सेल। इधर क्या कर रहे हैं? ग्रो क्यों कर रहे हैं? फॉर एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। एक और मिसाल, कल वो बंदा शीप क्यों रख रहा था? फॉर सेल? नो 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 नो। कल वो बंदा शीप क्यों रख रहा था? हाँ इन द एंड सेल कर ही देगा, वो तो अलग बात है, उसको फिलहाल छोड़ें। कल शीप क्यों कर रहा था? फॉर सेल नहीं। कल शीप क्यों कर रहा था? एडिशनल बेबीज लेने के लिए। शायद उसका मकसद नहीं था एडिशनल बेबीज लेना, लेकिन आ जाते थे तो अल्लाह की तरफ से शुक्र करता था, लेकिन मेन मकसद शायद शीप का वूल था। इसी तरह मैंने माना कि गाय वाला 15 साल बाद गाय को बेच देगा, लेकिन मिल्कमैन का मेन मकसद 15 साल दूध निकालना होता है। तो अब देखें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट, ऊपर देख लिया, ऑफ अ बायोलॉजिकल फॉर द पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर द पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग। तो इधर हेडिंग अब बनेगी हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉर द पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम दैट एसेट। इस एसेट से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकालनी है। अच्छा अब आप मुझे बताएं, इन तीन के अलावा कितने काम है इस सफे पे? इन तीन के अलावा अगर आप कोई चौथा काम करें तो IS 41 हाथ खड़े कर देता है, कहते कोई और स्टैंडर्ड लगाओ। मेरी ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, अगर ये एक्टिविटी नहीं है एग्रीकल्चरल तो ये स्टैंडर्ड लगेगा ही नहीं। अब मैं वैसे ही जरा चलते चलते आपको नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की एग्जाम्पल्स दे दूं। हालांकि किताब में मुख्तलिफ जगहों पे दी हुई है, लेकिन फिर भी अब मैं आपको नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की एग्जाम्पल दे दूं। वॉच डॉग इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल। अच्छा अब ये जो वॉच डॉग है पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, क्या ये सेल के लिए रखा हुआ है? इन्होंने इसलिए खिला पिला रहे हैं कि सेल करेंगे? भाईजान ये समझने वाला स्टैंडर्ड है, एमसीक्यूज नहीं होने वरना आपसे एक सेकंड के लिए भी इधर उधर आप जो है वो इंटरेस्ट लूज ना करें। अच्छा फॉर सेल रखा हुआ है, बातें आसान है लेकिन जारी बातें समझनी पड़ेंगी। फॉर एडिशनल बेबीज रखा हुआ है, उसने डॉग इसलिए रखा हुआ है कि डॉग तेरे से कितने पपी आएंगे। पपी नहीं कहते उसके, तो कल लैम्प पे क्यों नहीं हंसे थे, आज पपी पे हंस रहे हो, अजीब। अच्छा जी, और उसने डॉग से कौन सी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आनी है? डॉग ने केड़ा दूध देना है। ओके नहीं, डॉग कट करके गोश्त भी फेंकना है, प्लीज प्लीज। कल बात हुई थी, गाय कट करके जो गोश्त है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और अगर जिंदा और दूध दे रही है तो दूध भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। तो वॉच डॉग ना इस मकसद के लिए रखा है कि बेचना है, ना इस मकसद के लिए मैनेज करें उसे के एडिशनल बेबीज आएंगे, ना इस मकसद के लिए रखा हुआ है कि उससे कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आनी है। इसलिए ये क्या होगी? नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अच्छा जी, आने दें एग्जांपल्स आने दें, अगर आपको भी कोई ऊपर से आ रही है तो आने दें। जू एनिमल्स जी, जू एनिमल्स बताएं। ये लाहौर का हाथी तो मर गया, चले खैर है, फिलहाल उसी को हाथी को जेन में ले आते हैं। हाँ सूजी नाम था, सूजी नाम भी अम्मी अबू ने जी। अच्छा जी, तो ये जो लाहौर के जू में हाथी पड़ा हुआ था, ये बेचने के लिए पड़ा हुआ था। इससे छोटी छोटी हाथियां आनी थी। ओके इस मकसद के लिए नहीं रखा हुआ था, आज तो अल्लाह की तरफ से, ये नहीं कि आ नहीं सकती। अब वो वॉच डॉग जो है उधर से बेबी देते तो आपकी ये क्या बात हुई? सर आपने तो कहा था ये बेबी नहीं देगा, आज तो मैं क्या करूं। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और बताएं वो जो जू वाला एनिमल है, क्या वो इसलिए रखा हुआ है हाथी के उससे कोई चीज आनी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आनी है? नहीं। तो ये जू एनिमल्स हो गए, क्लियर यार। ये मैरिज हॉल्स वाले होते हैं, मैरिज हॉल्स वालों ने अक्सर जो है वो आजकल पीछे क्या कहते हो आप उसे, दुल्हा दुल्हन को बिठाने के लिए स्टेज पे नहीं, एनिमल आ जाना, बग्गी। तो ये मैरिज हाउस वालों ने किसने देखा कभी मैरिज वालों ने बग्गी खरीदी हुई है, और आगे जानवर है, और पीछे जो है वो दो मियाँ बीवी, उधर मियाँ बीवी बैठे हुए हैं और आगे जानवर है। कितने लोगों ने देखा है कभी? तो ये वो जो जानवर उन्होंने खरीदा हुआ है मैरिज हॉल वालों ने, ये मरहबा वालों ने खरीदा हुआ है कि यहाँ से जो है वो गुलबर्ग के अंदर शादी हुई है तो यहाँ से गुलबर्ग जाएंगे वो मियाँ बीवी उस पर बैठ के। तो आप बता दें क्या उन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ है मैरिज हॉल वालों ने? क्या मैरिज हॉल वालों ने एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट रखा हुआ है? यार ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी है, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी है। एक भाई जो है वो अपना ऊंट लेके आ गए, और ऊंट लेके आके मुख्तलिफ जो है वो कस्बों के अंदर मूव कर रहे हैं, कभी इस गली में जा रहे हैं, कभी उस गली में जा रहे हैं, कभी इस गली में जा रहे हैं। आज जी ऊंट की सैर कर लो, अब ऊंट की सैर कर लो। अब जो ऊंट की सैर करा रहे हैं, ही इज नॉट डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, उसने सेल के लिए नहीं रखा हुआ ऊंट। नंबर 2,
उसने एडिशनल बेबीज के लिए नहीं रखा हुआ। नंबर 3, उसे आपने पूछा कारोबार क्या है, कहता है यार सवारियों को बिठाता हूं, दूध के लिए रखा नहीं हुआ, आ जाए तो बस अलग, मेन मकसद मैं पूछ रहा हूं उसका। अब जी आपका क्या काम करते हैं यार, गली गली जाता हूं, लोगों को ऊंट पे बिठाता हूं, उनके बच्चों को उनसे पैसे ले लेता हूं, तो यू आर नॉट डूइंग एन। तो बस ना आप बेसिक रूल याद रखें, मिसालें तो फिर खत्म नहीं होनी, बेसिक रूल याद रखें। अच्छा फिर इन पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा ये भी इंशाल्लाह आज बात करेंगे। बेसिक रूल क्या है बता दें जी। या तो आप सेल के लिए मैनेज करें बायोलॉजिकल एसेट को, नंबर 2, या एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट हासिल करने के लिए मैनेज करें बायोलॉजिकल एसेट को, या उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालने के लिए करें। अच्छा तो बात जो है ऐसी बढ़ती चली जा रही है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसका आमों का बाग है या उसका बाग है सेब का, तो वो बायोलॉजिकल, वो तीसरी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसने बायोलॉजिकल एसेट किस लिए रखे हुए हैं, फॉर रिसीविंग मैंगो। तो मैंगो, ओ भाई प्लीज, मुझे लगता है कुछ लोग इधर उधर मुतवज्जे हो जाते हैं एक सेकंड के लिए। उन्होंने किस लिए जो है बीज डाला है, और किस लिए पानी डाला है, और किस लिए रातों को उठ के जो है वो उनकी हिफाजत की है, ताकि उनसे क्या आए। लेकिन एक बंदा कहता है मैं रहता हूं चित्राल में, और मुझे पता है जंगल के अंदर अल्लाह की तरफ से चलगोजे के दरख्त लगे हुए हैं, वो लगाए नहीं वे लोगों ने, अल्लाह की तरफ से चलगोजे के दरख्त लगे हुए हैं, और मैं जाके वहां से चलगोजे उतार के ले आता हूं, तो जाते हैं लोग, चलगोजे उतार के ले आता हूं और 2 किलो 3 किलो 4 किलो बेच दिए। तो मोहतरम क्या वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करे? उसने तो मैनेज ही नहीं किया कुछ, वो तो तैयार फल उतार के आ गया बस आके। तो जैसे आप किसी जंगल में जाए, कोई जड़ी बूटी मिले, आप उतार के ले आए, तो यू आर नॉट मैनेजिंग। शर्त क्या, आपने क्या करना है, पालना है। पालना है या किस मकसद के लिए, या पाल लें आप एडिशनल बेबीज के लिए, या पाल लें आप इसके अलावा, अगर आप पाल रहे हैं तो वो पता नहीं किस लिए पाल रहे हैं, वो पता नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास वॉच डॉग है या और कुछ है, तो मोहतरम वो इस स्टैंडर्ड में फॉल नहीं करेगा। वो हाँ, जिस बंदे का ये काम है, जिस बंदे का ये काम है उसके लिए, क्योंकि वो तो भाई ने बिल्कुल सही मिसाल पूछी है। भाई कहते हैं मैं चाइना में चला गया, तो चाइना के अंदर जाके जो है वो कोई बंदा था, उसका कारोबार था डॉगीज बेचना। तो भाई डॉगीज जो वो बंदा बेच रहा है, अगर किसी रेस्टोरेंट वाले को कि लोगों ने डॉगी खाने हैं और डॉगी बना है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो डॉगी से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ रही है, क्योंकि जब वो कट हो जाएगा, तो मैंने बताया था उसका मीट जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। ओवर पता नहीं पेज 697 पे थे हम यार, हाथ हो गई। पेज 689 पे आ जाएं, पेज 689 पे आ जाएं। 689 पहला वाला सफा होगा शायद, पहला वाला सफा। अच्छा ये कल वाली डायग्राम जो है ना, इसमें कुछ चीजें हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको बुक पे भी लिखवा देता हूं। कल वाली डायग्राम में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ, या तो सेल करने या क्रिएट करने एडिशनल, या फॉर पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और सेल करने के लिए रेयरिंग ऑफ काउस, काउस को चराना पड़ता है, घास खिलाना पड़ता है। फिश फार्मिंग क्या होती है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं बुक पे लिखवा देता हूं। फिश फार्मिंग क्या होती है, फार्म हाउस बनाना, उसमें तालाब बनाना, उसके अंदर मछलियों को लाके डालना, मदर मछलियों को लाके डालना, उनको खाना खिलाना, और खाना खिलाने के बाद एडिशनल बेबीज पैदा करना या उनको बड़ा करके बेचना, जो भी आपका मकसद हो। तो दैट इज कॉल्ड एज फिश फार्मिंग। बारीक बारीक सी बातें एमसीक्यूज में पूछने लग गए। अभी मैं फिश फार्मिंग को कंपेयर करूंगा, जो लोग दरिया में कश्ती लेके चले जाते हैं और मछलियां निकाल के ले आते हैं, फिर इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन अभी फिश फार्मिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फार्म हाउस आपने खरीदा, तालाब खुद बनाया, तालाब बना के पानी खुद डाला, और फिर वहां मछलियों को छोड़ा। पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल बाय काफ फ्रॉम काउस, काउस के बेटे का नाम क्या होता है, काफ। फॉर द पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर, वूल फ्रॉम, मिल्क फ्रॉम काउ, picked leaves from trees, picked fruits from trees, picked fruits, okay। तो बहरहाल ये पेज हमारा ऑलमोस्ट ओवर हुआ, तो बजाय के वो सफे पे रहें, क्योंकि वो डायग्राम और तस्वीर आपको भूल भुला जानी है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में बता दें, नंबर 1 क्या है, सेल। अब मैं बुक पे आ गया हूं ना, पेज 689 पे, और सेल में हमने क्या मिसाल ले लिया यार, बता दें अभी। फिश फार्मिंग, फिर बुक पे लिख लेते ना ताकि याद रहे, फिश फार्मिंग, और क्या लिखा था इधर यार, इतनी तो याद रखा करें ना। रेयरिंग ऑफ काउस को चराना है, किस लिए चरा रहे हैं काउस को, फॉर सेल। दूध वाला तो पॉइंट 3 हो जाएगा ना, रेयरिंग ऑफ काउस। अच्छा जी, या फिर क्या मकसद होता है, फॉर पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल बेबीज। इसमें क्या मिसाल लिखी हुई थी इधर, किसी को याद हो,
काफ, पपी, ठीक है, बंटी बंटी किसका बेटा होता है? चिक्स, चूचे, चूचे, ओके। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आखिरी सिनेरियो क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ हार्वेस्ट क्या क्या किया जाता है? वूल, मिल्क, मांजोस एंड सो ऑन। अच्छा यार, ये बार बार लफ्ज यूज हो रहा है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात याद रखिएगा, आपने मैनेज करना है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को, आपने मैनेज करना है बायोलॉजिकल, मैनेज का मतलब है तालाब खरीदना है, मेहनत करनी है, गाय, क्या चीज, बाइक तो पहले आप करोगे ही ना, बाय करके उनको कुछ ना कुछ अपने पास अरसा रखोगे फिर बेचोगे ना, उस दौरान आपको मैनेज करना पड़ेगा। फौरन अगर बेच दिया तो वो तो और बात है, मैनेज करना जरूरी है। अच्छा, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है जी? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बार बार लफ्ज यूज हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म या तो ग्रोथ या प्रोडक्शन या डीजनरेशन या प्रोक्रिएशन या रिप्रोडक्शन। क्या मतलब है इन सारी बातों का? एनिमल्स में देखें, एसेट, एसेट की बात करें, एसेट डेप्रिशिएट भी हो जाता है, इंपेयर भी हो जाता है, रिवैल्यू भी हो जाता है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स ग्रो भी हो जाते हैं, प्रोडक्शन भी हो जाती है, डीजनरेशन भी हो जाती है। व्हाट इज ग्रोथ? काव्स ग्रो इन मैच्योर, पहले काव होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो कैटल बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। ट्रीज ग्रो, पहले सीड होता है फिर ट्री बन जाता है। काउ गेव, शीप गेव वूल, इसे कहते हैं प्रोडक्शन। वो जो बेबीज पैदा होने ना, इसको इसने प्रोक्रिएशन लिखा है। ये जो वो दूध निकल है ना गाय से, इसका नाम इसने प्रोडक्शन रखा है। और वो जो वूल निकल रही है शीप से, इसका नाम प्रोडक्शन रखा है। और प्रोक्रिएशन और रिप्रोडक्शन में उसने वो बेबीज वाली बात लिखी है, काव्स आर बॉर्न। और डीजनरेशन क्या होता है? डिक्रीज इन क्वांटिटी, मे बी थ्रू डेथ और कट डाउन। वो जो गाय हमने जिबा की थी, तो जिबा करना गाय को इज डी जनरेशन, दैट कॉजेज चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ अ, क्वालिटी मींस कि बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया बेचारा। बायोलॉजिकल एसेट पढ़ा था, लिविंग एनिमल और अ प्लांट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या थी? हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ एंटिटीज सच एज मिल्क फ्रॉम, मीट फ्रॉम काउ, एग्स एंड फ्रूट्स। हार एग्स भी याद रखिएगा, कल भैंस से दूध निकला था, मुर्गी से अंडा, तो कल मुर्गी से अंडा नहीं निकला था, आज मैंने निकाला ये एग्स। हार्वेस्टिंग क्या होता है? वो जो मशीन पकड़ के कर रहा था, कर अलग होगी थी तो उसका नाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था। जब वो कर रहा था उसे शीयरिंग भी कहते हैं, उतारना, शेयरिंग। ये लफ्ज आएगा नीचे मेरे ख्याल से, आएगा लफ्ज, लिखने की जरूरत नहीं। द डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट्स और सीजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, लाइक ये दो बातें कल पढ़ी थी। चलें ये इलस्ट्रेशन पढ़ लें, कोई सवाल है तो पूछ लें। क्या चीज? हाँ, ये सारी चीजें मौजूद हैं, कोई याद नहीं करनी। अ फार्मर हैज अ फील्ड ऑफ लैम्स। जब भी स्टैंडर्ड आ जाए, IAS 41 मीन सब कुछ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में, टिक करा दूंगा आपको आखिरी दिन। बल्कि किताब के शुरू में एक सफा भी है जिसपे पैरा नंबर्स लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड यूज कब करेंगे? स्टैंडर्ड में से सिर्फ पैरा नंबर में हाईलाइट कराता जा रहा हूं, मेन यूज हम IAS 1037 में करेंगे और IFRS 15 में। अ फार्मर हैज अ फील्ड ऑफ लैम्स, दैट इज बायोलॉजिकल एसेट। एज द लैम्स ग्रो दे गो थ्रू, जब ग्रो हो रहे हैं, ग्रो 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 ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, ग्रो हो रहे हैं तो क्या हो रही है इनमें? ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एज शीप दे आर एबल टू प्रोक्रिएट, यानी नए बेबीज पैदा करने के लिए प्रोक्रिएट होंगे, मेल फीमेल। एज शीप दे आर एबल टू प्रोक्रिएट एंड लैम्स विल बी born additional, and the wool from the sheep provides a source of revenue for kisan, that is called as, oh, बिल्कुल एक नई बात आपके लिए और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वूल अलग होती है ना, अलग होती है, तो एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए आपने इसे कहना है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। क्या कहना है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बोलें बोलें बोलें, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ये जो वूल अलग होके नीचे गिर रही है, ये जो वूल अलग होके नीचे गिर रही है, तो इस वूल को आपने बोले क्या कहना है? इसको कहना है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ। जैसे ही ये वूल, जैसे ही ये वाला बकरा फारिग हो जाए, तो अब ये तकरीबन सारी उतर आई है, अब ये जैसे ही सारी की सारी उतर आई, इसे फौरन आपने कहना है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, और इसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल फौरन निकाल लेनी है, और एक सेकंड बाद इसे इन्वेंट्री कहना है।
और अब ये IS2 में चली जाएगी क्योंकि आपने इसे फॉर सेल रखा हुआ है। अब ये IS2 में चली जाएगी। एक सेकंड के लिए सिर्फ इस पे ये स्टैंडर्ड लगता है और एक सेकंड बाद खत्म हो जाता है। इसलिए कल मैंने ये एंट्री एक करवाई थी आपको, और एंट्री करवाते हुए आपको मैंने ये कहा था कि इस एंट्री के ऊपर आपने जो है वो फिलहाल ज्यादा डिस्कशन जो है वो नहीं करनी। वो एंट्री करवाई थी आपको एक मैंने वूल डेबिट और P&L क्रेडिट एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, मौके पे एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। इससे क्या कहना है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और इसको किसमें मेजर करना है? इन द, अब ये एमसीक्यूज में चीजें आ रही हैं, वो सुने। इसको किसमें मेजर करना है? इन द लाइट ऑफ IS41, IS41 की रोशनी में मेजर करना है। और किस पे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अब अगर ये साल के एंड पे भी ना बिकी तो आपने फिर इसे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखना है। अब आप कहेंगे इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वही जो 5000 पड़ी है, कॉस्ट वही, वो जो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल थी ना IS41 में, वो अब इसकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी। NRV क्या होगी? फर्ज करो ये बाजार में सिर्फ 4200 देके जाए, आप साल के एंड पे पड़ी रहेगी लेकिन मार्केट के अंदर कोई इतनी प्राइस नहीं रही, तो अब इसे क्या करें? NRV पे ले आए। अब मैं जरा डिटेल से डिस्कस करता हूं। मैं एक मिनट। तो हम किसकी डिस्कशन करने लगे हैं? बोले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, बल्कि खुला के डिस्कशन करते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। किसी बच्चे के जहन में ना हो सकता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की एग्जांपल्स ना हो, तो हम इसकी डिस्कशन करने लगे हैं। इन सब चीजों की जो दरमियान में आपको नजर आ रही हैं, इन सब चीजों की डिस्कशन करने लगे हैं। इन सब चीजों की हम किसकी डिस्कशन करने लगे हैं जी? पेज नंबर 696 की। अच्छा, इसमें अब मैं एक ट्री बनाने लगा हूं, जो आप मेरे साथ बना लें। एट बोले एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जिस वक्त डिटैच कर रहे हो उस मौके पर कौन सा स्टैंडर्ड लगना है? IS40। उस वक्त इसे क्या कहना है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और आफ्टर हार्वेस्ट एक सेकंड बाद आपने कौन सा स्टैंडर्ड लगाने हैं? IS2। अच्छा, अब यार कल वूल की क्या निकाली थी? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 5000 रुपए। 5000 रुपए। और ये किस दिन थी? किसी को याद हो? 25 दिसंबर थी। 25 दिसंबर। अच्छा, अब आ गया मोहतरम ईयर एंड। ईयर एंड का क्या मतलब है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को इसकी कॉस्ट और NRV में से लोअर पे शो करना है। अब आप मुझे बता दें, ये मैंने बाजार से तो खरीदी नहीं, तो इसकी कॉस्ट क्या लूं? बुक वैल्यू, जो बुक्स में पड़ी हुई है। बुक्स में कितने की पड़ी हुई है? 5000 की। इस 5000 को इधर लाएं, इस 5000 को इधर लिख दिया करेंगे हम। ये क्या आ गई? इसकी कॉस्ट। फर्ज करो बाजार में कोई वूल बाहर के मुल्कों से भी इंपोर्ट हो गई है, तो वूल की प्राइस जरा कम हो गई है, तो अब NRV बेचारी हमारी वूल की सिर्फ कितनी रही? अब बैलेंस शीट में ये कहां नजर आएगा? 42 पे। याद रखिएगा, बैलेंस शीट में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नाम की कोई चीज नजर नहीं आया करेगी। क्यों? अगर आप 31 दिसंबर की रात को 11 बजे भी ये वूल की शीयरिंग कर रहे होंगे, तो 11:01 के ऊपर आपने कह देना है कि ये तो इन्वेंट्री है। इसलिए बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में वूल अगर कभी नजर आएगी तो किस में नजर आएगी? इन्वेंट्रीज में। अब हम बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में IS2 में नजर आएगा 4200। खरीद वैसे रिकॉर्ड कितने में की हुई थी? 5000 पे, तो 4200 नजर आएगा इन्वेंट्रीज में। नोट कर ले। पूछो। अब ना उस बात को छोड़ देंगे बस। उसमें बिजनेस में नॉर्मल ये होता है कि जब इन्वेंट्री बिकती है तो इन्वेंट्री पे जो भी कुछ सेल के खर्चे आते हैं वो तो हम P&L में डाल देते हैं। अब उस एंगल से सोचना नहीं ना, बस सिंपल आपने इसको ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अगले साल आप इसको 4300 की बेचो तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट 4300। अगले साल अगर इसको 4300 की बेचो, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 4300 और इन्वेंट्री क्रेडिट 4200, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 4200। वही जो परपेचुअल सिस्टम की एंट्रीज पड़ी है। तो IS41 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे कब लगता है? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। आफ्टर पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट IS41 नहीं लगता। ठीक है जी, वापस आ जाएं। ये सारी इन चीजों को कैसे ट्रीट करना है? जिस वक्त ये चीजें उतारी जा रही हैं, डिटैच हो रही हैं, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है डिटैच। इससे भी अलग हो रहा है, मुल्क निकाला जा रहा है, फ्रूट्स उतारे जा रहे हैं, पत्ते उतारे जा रहे हैं, डिटैच हो रही हैं जब ये चीजें IS41। मैयर किस पे करना है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे।
ठीक है जी, मेरे ख्याल से काफ़ी होगी अब थ्योरेटिकल डिस्कशन, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। फ्रेश माइंड से थ्योरेटिकल डिस्कशन कर ली थी। लेकिन ना मैं एक चीज़ आपको आज हाईलाइट करवा दूं। ये ना स्कोप जो है ना IAS 41 का, ये आपको समझ नहीं आएगा जब तक कि हम स्टैंडर्ड खत्म ना कर लें। और इंशाल्लाह ये स्टैंडर्ड कल खत्म हो जाएगा, परसों हमने IFRS 8 शुरू करना है। IAS 41 क्या मतलब IAS 12 की तरह इसको 20 दिन में लेके जाएं? अच्छा जी, IAS 41 कल इसका पास पेपर का एक सवाल आया है, वो करना है। IAS 41 अप्लाइज टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। फॉरेन ऑथर्स ने तो IAS 2 और IAS 41 को 4-5 सफ़ों पे अपनी किताबों में खत्म किया हुआ है, CCA की किताबों ने, क्योंकि ये दो छोटे छोटे स्टैंडर्ड हैं, IAS 2 और IAS 41। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ, IAS 41 कब लगता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ऊपर और नीचे वाली बात नहीं पढ़नी। हाँ, एक बात पढ़ ली, IAS 41 किन पे लगता है? बायोलॉजिकल एसेट्स। आगे नहीं पढ़ना। चलें जी, इधर आ जाएं आप, सवाल शुरू करना शुरू करें। वो क्वेश्चन 4, 5 और 6 आज करना है। कल वाला क्वेश्चन 1 निकाल लें, उसके आगे 4, 5 और 6 है। पेज नंबर 840 जी बिल्कुल 847। ये 3 सवाल हमने इंशाल्लाह करने हैं आज, 4, 5 और 6। और क्वेश्चन 6 में हम नोट बनाएंगे डिस्क्लोजर टाइप। क्वेश्चन 4, अ हर्ड अ रिवर ऑफ 50 3 साल वाली, या जैसे घर में होते हैं, आप जाते हैं और कहते हैं ये 2 बेटे हैं मेरे, ये ट्विंस है मिसाल के तौर पे, 2 बेटे हैं और दोनों की उम्र 2 साल तो नहीं रहनी पूरी जिंदगी, 2 बेटे 2 साल, 2 बेटे हैं, इन दोनों की उम्र 10 साल है। और अब अगले साल जाएंगे, आप जो मर्जी कर लें, उनकी उम्र 11 साल होगी। यानी आप दुनिया की जो मर्जी ताकत लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ना, उनकी उम्र 11 साल ही हो जानी है अगले साल। तो सिमिलरली अ हर्ड ऑफ 50, अब आप जो मर्जी कर लें, साल के एंड पे इन्होंने कितने साल के हो जाने हैं? 4 साल के हो जाने हैं। अ हर्ड ऑफ 50 हमारे पास अब जहन में लेके आए एक बहुत बड़ा सा मैदान, जहां पे बहुत से 50 जानवर हैं, गोबर ही गोबर आपको नजर आ रहे हैं, मट्टी मट्टी नजर आ रही है, चारा ही चारा नजर आ रहा है। विजुअलाइज करें ना, 50 जानवर हैं, ठीक है। और आप शीशक बाशक बचे, मैं कहां पाँव रखूं? इनसे पाँव नहीं रखा जा रहा पीछे तो। हर्ड ऑफ 53-year-old एनिमल, मैंने जो पेड़ मारी तो टखने ऊपर कर निकल। ऑन 1 जनवरी 2013, ऑन 1 जुलाई 13। तो अच्छा, रशीद की बीवी का नाम ना रुखसाना रख लेते हैं आज के बाद। तो रुखसाना ने रशीद ओनर है, रशीद का लेवल है, 50 जानवर है इसके पास, तो जानवर लाख रुपए का होता है, आधा करोड़ रुपए का मालिक है। तो रशीद की बीवी ने, रुखसाना ने कहा रशीद थोड़े जे जानवर और, थोड़े जानवर। रशीद ने कहा मैं काफी नहीं थोड़े जे और। ऑन 1 जनवरी जुलाई 2013 10 3-old एनिमल्स वर परचेज्ड। कितने के जी? 40,000 के। ये ना ओपनिंग है, ये वाले कल ओपनिंग नहीं थे, ये ओपनिंग है। वॉज हेल्ड को अंडरलाइन, ये ओपनिंग है, ये हो गई परचेजेस। द फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल वर, 3 साल के एनिमल की साल के पहले दिन क्या प्राइस थी? 32,000। थोड़े पुराने जमाने की बात होगी शायद, 2013 की, तो बकरे जहन में ले आए। तो 3 साल का बकरा दोंदा, 3 साल का दोंदा बकरा 1 जनवरी 13 को कितने का मिल रहा था? 32,000 का। लेकिन साल के एंड पे 4 साल का दोंदा बकरा कितने का हो गया था? 43,000 का, चौगा हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि कल एक कैलकुलेशन की थी, सिर्फ क्या निकालना है? P&L की फिगर निकालनी है। तो कल एक कैलकुलेशन की थी, 100% वही वाली कैलकुलेशन आप मुझे करके दे दें। एक मिनट ले लें, 1-2 मिनट ले लें, ये वाली कैलकुलेशन मुझे करके दे दें। बस यहाँ परचेज की जगह ओपनिंग लिखें और बॉन की जगह परचेज लिखें, क्योंकि आज बॉन नहीं हो रहे, आज खरीद रहे हैं। ये क्लोजिंग निकालें, 1-2 मिनट ज्यादा ना लगाइएगा। ये फॉर्मेट है, सवाल आपके सामने है।
डेटा भी आसान होता है, सवाल भी आसान होता है, पढ़ते हुए समझ भी आ जाती है। जब रजिस्टर पे जाता है ना उस वक्त समझ नहीं आ रही थी क्वांटिटी कितनी है और उम्र कितनी है, और क्वांटिटी का क्या करना है, उम्र का क्या करना है, ये जरा बस थोड़ा सा सोच लें, फिर मैनेज हो जाएगा। हाथ खड़ा कर दें। डन। 1 2 3 लोगों ने कर लिया। घर से करके आए थे, अगले दिन के भी लेक्चर नोट्स डाले हुए थे हमने। ओए होए होए, पूरा घर उठ जाता होगा फजर में। अच्छा जी, साथ वाले को प्लीज मेरे रशीद बस कर दे यार, हाथ होगी तेरे से 60 जानवर नहीं संभाले जा रहे। ओके ये अभी कल इंशाल्लाह IAS 41 खत्म होगा, फिर परसों IFRS 8 शुरू करेंगे, उस पर 4 दिन लगेंगे और फिर इंशाल्लाह कंसोलिडेशन शुरू हो जानी है। तो आप रात ने भी छुट्टियां नहीं करनी, कंसोलिडेशन में भी 15-20 दिन लग ही जाने हैं, 25 दिन। अच्छा अब जी हर्ड ऑफ 53 years old animals was held on यकम जनवरी 13। मोहतरम इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी लाइन में पढ़ा हूं और इतनी सी लाइन पढ़ के मुझे ये बताएं कि 3 साल के जानवर की उम्र, आप कहते हैं किसी को जानवर, 3 साल के जानवर की उम्र यकम जनवरी 13 को क्या थी? 32,000। बस 3 साल के जानवर की उम्र यकम जनवरी 13 को क्या थी? जो मैंने येलो में हाईलाइट, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, उम्र, सॉरी, 3 साल के जानवर की कीमत यकम जनवरी 13 को क्या थी? 32,000। आ जाए उसी तरह आप लोगों ने ये लिखना है तो लिख लें, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और P&L डालने की जरूरत नहीं होती, इसमें सारे P&L में जाता है, इस तरह रिवैल्यूएशन में होता था। यकम जनवरी 13 ओपनिंग कितने साल के हैं? 3 साल के। अच्छा मुझे क्वांटिटी बताएं। 50 जानवर हैं, एक जानवर कितने का? 16 लाख। नेक्स्ट, यकम जुलाई 13 को 10 जानवर 3.5 साल वाले खरीदे, जिनको मैंने कितने का खरीदा है? 40,000 का। ओके, स्काई ब्लू वाली लाइन को सामने रख के परचेजेस तारीख बताएं। यकम जुलाई 13। परचेजेस कितने साल वाले जानवर? 3.5 साल वाले। कितने जानवर? 10। कितने रुपए के खरीदे? 40,000। वैसे असूली तौर पे ना कॉस्ट ऑफ सेल दी होती तो अलग से माइनस करनी थी, लेकिन अब अलग से इसकी कॉस्ट ऑफ सेल दी नहीं हुई जी। 10 इंटू कितना आ गया? इनको भी ऐड करना है, नए खरीदे हैं। अब आप हजरात मेरे ख्याल से सवाल के ऊपर ना जाएं और सवाल पे को इग्नोर करें। यकम जनवरी 13 को जो जानवर 3 साल का था वो 31/12/13 को कितने साल का हो गया होगा? 4 साल का। और यकम जुलाई 13 को जो जानवर 3.5 ईयर्स का था वो 31/12/13 की रात को कितने का हो गया होगा? 4 साल का। तो 31/12/13 को जैसे आप लिखते नहीं थे रिवैल्यूड अमाउंट, फिर बैलेंसिंग आता था रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो क्लोजिंग में लिख रहा हूं रिवैल्यूड अमाउंट की जगह क्लोजिंग। अच्छा अलग अलग लेके चलें। 50 जानवर, पहले सोचें 3 साल वाले कितने साल के हो गए होंगे? अब 4 साल वाले की प्राइस ढूंढें। 4 साल वाले की प्राइस क्या आ गई जी? 43। अच्छा अलग अलग लेके चलें। और फिर कितने जानवर हैं? 10। ये भी साल के आखिर में पड़े होंगे।
ये 3.5 साल के तब थे जब खरीदे थे, अब ये कितने साल के हो गए होंगे? 4 साल के। तो शुक्र है 4 साल वाले की प्राइस गिवन है 43,000 जी। 25 लाख 80,000 5 लाख 80,000। जनरल एंट्रीज क्या गलती क्या हुई थी बता दें, जिसने जो गलती की ताकि बाकी ना करें। 10 को मल्टीप्लाई नहीं किया था 43,000 से। देखें जो आप लोगों ने खरीदे होंगे वो भी साल के एंड पे आपके पास ही पड़े होंगे। और गलती क्या हुई थी? हाँ कर सकते हो, ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा जनरल एंट्रीज बता दें। बीए डेबिट, बैचलर इन आर्ट्स डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बायोलॉजिकल ऐसा डेबिट ओपनिंग की एंट्री नहीं होती, और इसकी एंट्री बताएं। बायोलॉजिकल ऐसा डेबिट P&L क्रेडिट, ये 2 जनरल एंट्रीज हैं। अगर सवाल में जनरल एंट्रीज मांग ले तो ये 2 जनरल एंट्रीज हैं। और जहां तक SOCI है और SOFP, तो SOFP में ना नॉन करंट एसेट्स में PP इंटेंजिबल्स वहां आता है बायोलॉजिकल एसेट। ये भी आज बता रहा हूं, बायोलॉजिकल एसेट नॉन करंट एसेट्स में आता है। कितना जी? 2580, क्योंकि ये जानवर वगैरह भी करंट नहीं मारते, नॉन करंट। 2580,000। और SOCI में P&L में, OCI में P&L में चेंज इन बोले चेंज इन फेयर वैल्यू, साल के शुरू में कुछ और थी, एंड पे कुछ और होगी। कितनी? 5,80,000। ये अल्फाज जरा नोट करें जो मैंने यूज किए, चेंज इन फेयर वैल्यू और बायोलॉजिकल एसेट। अच्छा एक मजे की बात सुने, ये इंशाल्लाह कल इस पे बात होगी। वैसे इन लोगों का ना P&L कुछ सेल वगैरह से इतना शुरू नहीं होता, क्योंकि सेल पे इनको कोई खास गेन लॉस आता नहीं। सेल को इन लोगों को इसलिए सेल पे खास गेन लॉस आता नहीं, क्योंकि ये जो जानवर पड़े होते हैं ना, ये ऑलरेडी साल के एंड पे आप फेयर वैल्यू पे ले गए होते हैं, तो इसलिए बेचने के वक्त कोई खास इनको गेन लॉस आता नहीं। तो इसलिए इनका जो P&L शुरू होता है ना, वो शुरू ही यहां से होता है। लोगों के P&L शुरू होते हैं सेल से, इनका P&L कहां से शुरू होता है? चेंज इन फेयर वैल्यू। या कोई बेबी बॉर्न हो गया या और कुछ हो गया, तो इन लोगों के P&L में ग्रॉस रिसीट जिसे आप कहते थे ना, वो सेल वगैरह नहीं आती, यही वाली चीजें आती हैं इन लोगों के P&L में। बहरहाल कल एक P&L हमने बनाना है, फिलहाल इस बहस को छोड़ें। हाँ वो कल एक P&L बनाना है, उसमें सेल भी कराएंगे इंशाल्लाह, कल करवाएंगे सेल। आज सेल नहीं करवाना, रुखसाना ने मना किया हुआ है रशीद को, अभी जानवर नहीं बेचने। क्वेश्चन 5। अच्छा ये ना आपने स्क्रीन पे देखना है, ये आपने जो है वो अपने बुक पे नहीं देखना। हर्ड ऑफ 20 4 साल वाले जानवर है, ओपनिंग है, वॉज हेल्ड, ओपनिंग है, किस दिन पड़े हुए? 1 जनवरी 13 को। मुर्गियां हैं, ठीक है, 250 कुकड़, 250 वाला कुकड़ पर एनिमल। ये 4 साल वाले साल के एंड पे कितने साल के हो गए होंगे? द फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल वर। 5 साल वाले जानवर की उम्र बताएं। उम्र नहीं तो उम्र तो 5 साल है, मात्र प्राइस बताएं 320। तो अब बता दें जी 4 साल वाला जानवर साल के एंड पे कितने साल का हो जाएगा? हालांकि वो जानवर है फिर भी 5 साल का। अच्छा 4 साल वाला जानवर साल के एंड पे कितने का हो जाएगा? 5 साल का। और कितने का हो गया? कैलकुलेट गेन और लॉस, लेकिन आगे रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, कैलकुलेट गेन और लॉस। तो ये तो आसान सा सवाल है। जी बताएं जी, ओपनिंग अच्छा थोड़ा रिकॉर्डिंग में शायद मसला हो गया था, ये इधर शायद लिखा हुआ आपको नजर ना आया जब मैं लिख रहा था। तो 1 जनवरी 13 को
अच्छा जी, ये सवाल चल रहा था 20 4 साल वाले जानवर कितने के हैं जी? 250 के। थोड़ी रिकॉर्डिंग आगे पीछे होगी थी तो शायद आपने ये नोट ना किया हो, ये मैंने इधर आके नोट कर दिया था। 20 जानवर 4 साल वाले 250 के हैं साल के शुरू में। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं 31/12/13 की रात को खड़ा हूंगा तो ये जानवर क्लोजिंग में उसी तरह पड़े होंगे, लेकिन ये कितने साल के हो गए होंगे? 5 साल के। कितने जानवर? 20। ये कितने के हो गए हैं आप जी? 320 के। और ये वाली लाइन मैंने इग्नोर की हुई है, ये 320 के हो गए हैं। 20 इंटू 320 6400। क्लियर? तो गेन कितना आ गया? 1400। अच्छा, अपना एक मसला आया, किसी ने ना स्टैंडर्ड वालों से सवाल पूछा, ये क्या हुआ है? महंगाई हो गई है, ये जानवर महंगे हो गए हैं, क्या क्या चक्कर क्या हुआ है? महंगाई हो गई है। सोचिए क्या 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 वजह बनी? महंगाई हो गई है कि जानवर महंगे हो गए हैं? महंगाई क्या मतलब? वो जो 250 रुपए का कुकर था साल के एंड पे 320 का हो गया। कितने लोग कह रहे हैं कि बड़ा होने की वजह से महंगा हो गया? कितने लोग कह रहे हैं महंगाई की वजह से महंगा हो गया है? कितने लोग कह रहे हैं दोनों वजह से प्राइस बढ़ी है? ये जवाब सही है, ये जवाब सही है बिल्कुल। ये तीसरे वाले सही थे। तो क्या वजह बनती है? अच्छा, लैंड जो है ना, लैंड अगर महंगी हो जाए साल के एंड पे तो क्या वजह होती है? क्या वजह होती है? महंगाई वजह होती है, या लैंड 10 मरले से हम छोड़ के गए थे 12 मरले की होगी? लैंड के बढ़ने की वाहिद वजह बताएं। आपने 10 मरले की लैंड खरीदी, साल के एंड पे आप आए, आपने कहा यार तू आसमानों पे पहुंची हुई है, माशाल्लाह, लाख रुपए की खरीदी थी 1,10,000 की होगी, ये जबरदस्त हो गया है। तो अब वो जो आपने खरीदी थी लैंड लाख वाली 1,10,000 की होगी, उसकी वाहिद वजह क्या बनी है? महंगाई। क्योंकि लैंड ये नहीं हो सकता 10 मरले वाली लैंड 11 मरले की हो जाए अगले दिन। लेकिन जानवर तो जानवर है, जानवर तो बड़ा भी होता है, जानवर तो छोटा भी होता है, जानवर तो मोटा भी होता है, आपके साथ वाला स्मार्ट मोटा, तो जानवर तो मोटा भी होता है और महंगाई की वजह से महंगा भी होता है। अच्छा, मैं ये दो लफ्ज बोलने लगा हूं, क्या ये प्राइस चेंज है, फिजिकल चेंज है, या दोनों चेंजेस हैं? प्राइस चेंज का उर्दू बताएं। महंगाई। और फिजिकल चेंज की? मोटा हो गया, ग्रोथ होगी। क्लियर? यार अब ना इसको स्प्लिट करना पड़ेगा हमें, इसको स्प्लिट करके दिखाना है। इसको स्प्लिट करके दिखाने के लिए ना एक काम करना पड़ेगा, वो जरा आपने समझना है। ये आज की क्लास की सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि इसके बाद हमने स्टैंडर्ड की ओरिजिनल एग्जांपल शुरू करनी है। इसका एक तरीका होगा, एसी चला दो यार, किधर भाई? एसी चला दें, बटन से चला दें। इंशाल्लाह सबसे ठंडा ये वाला है, आप वो गर्म वाला चला दो। अच्छा, इधर लाओ अबू बकर। आपको अगर एक प्राइस पता चल जाए तो आप प्राइस और फिजिकल चेंज को अलग अलग कर सकते हैं। वो कैसे? 4 साल वाला जानवर हमारे साल के शुरू में हमारे पास पड़ा हुआ था, और हमने साल के शुरू में जब उस मुर्गी के सर पे हाथ फेरा, हमने कहा माशाल्लाह 4 साल की है। साल का एंड आया तो थोड़ा सा हमें ऊपर करके हाथ फेरना पड़ा, कद भी बढ़ गया था, माशाल्लाह कितने साल की हो गई है? अब अगर कोई बंदा हमें आके साल के एंड पर किसी और की 4 साल वाली मुर्गी की कीमत अगर बता देना तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि हमारी मुर्गी तो साल के एंड पे 5 साल की है। लेकिन मुझे साल के एंड पे कोई ऐसी मुर्गी चाहिए, लेवल देखिएगा मेरा, साल के एंड पे मुझे ऐसी मुर्गी चाहिए जिसकी एज 4 साल हो, इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। अब वो जो मैंने किसी और की मुर्गी की प्राइस छुपाई हुई थी ना, वो मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये क्या है यार? 4 साल का एनिमल हमारे साल के एंड पे 300 के, हमारा एनिमल तो नहीं है ये, मैं आई एम डैम श्योर हमारा एनिमल नहीं है। हमारा एनिमल साल के शुरू में कितने का था? साल के एंड पे 5 साल का। तो ये फिर क्या है यार? मेरे तो ख्याल से ये किसी का एनिमल है, हमारा एनिमल कम से कम ये नहीं है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन तो पेपर में दे दी ना उसने हमें, कि मार्केट में अगर मैं जाऊं तो मार्केट में जाके पता तो चला सकता हूं ना आजकल माशाल्लाह 4 साल वाले कुक्कड़ कितने के हो गए हैं। अब मैं 3 लाइनें आपके सामने लिखने लगा हूं, जो आपने ही मुझे लिखवानी है। 1 जनवरी 13, 4 साल वाला हमारा जानवर कितने का है? 250 का। 31/12/13, 5 साल वाला हमारा जानवर
320 का। हमारा जानवर साल के शुरू में कितने साल का था? हमारा जानवर साल के एंड पे कितने का? किसी का जानवर साल के एंड पर अगर 4 साल वाला, अल्लाह करे मार्केट से हमें मिल जाए और साल के एंड में 4 साल वाले जानवर मिल जाएंगे, किसी का जानवर 4 साल के, हमारे साल के एंड पे अगर 4 साल का हो तो फिर वो कितने के? 300 का। अब आप मुझे बता दें, 50 रुपए ये हैं और 20 रुपए ये हैं। वैसे तो जानवर हमारा ना 70 रुपए महंगा हो गया, हमारा जानवर 70 रुपए महंगा हो गया, लेकिन इसमें 50 रुपए ये वाले हैं, जिसको मैं रेड मार्कर से बताऊं, 50 का ये डिफरेंस है और 20 का ये वाला डिफरेंस है। आपने अब मुझे बताना है कि 50 रुपए कौन सी चेंज है, प्राइस चेंज है या फिजिकल चेंज है? उसके लिए बहुत लॉजिकल सी बात करूंगा मैं। ये साल गुजरा है और फिजिकली हमने जानवर की उम्र को सेम रखा है, फिजिकल चेंज कांस्टेंट रखी है, ये है साल की वजह से ये महंगाई की चेंज है। अच्छा, जो भी कह दो आप। नेक्स्ट, अब हमने डेट कांस्टेंट कर दी, डेट कांस्टेंट कर दी और एज बढ़ा दी। अब आप बता दें, मैंने डेट कांस्टेंट कर दी और बोले क्या बढ़ा दी? एज बढ़ा दी। ये कौन सी चेंज है? फिजिकल चेंज। एक्सेलेंट। तो आप बता दें फिजिकल चेंज कितनी है? 20 और प्राइस चेंज 50 रुपीज। और देखें ना यार, हम क्या कहेंगे इसमें, हम मैं मिसाल दे रहा हूं, वैसे तो इंसानों के गुनाहों की वजह से महंगाई आती है, लोग समझते हैं इमरान खान की वजह से, लेकिन जो उर्फे आम में चल रहे हैं मैं वही बोलता हूं। तो हम जाके इमरान खान को पकड़ेंगे, इमरान खान ओ भाई साल के शुरू में ये वाला कुकर 250 का मिलता था, अब वही वाला कुकर 300 का मिल रहा है, अल्लाह भला करे तब्दीली का। तो हम इमरान खान को जाके पकड़ेंगे और इधर हम जानवर को शाबाश है, माशाल्लाह यार चुपके रखे काम। 4 साल वाला तो कितने का हो गया? 5 साल का हो गया। हाँ, 4 साल वाला 5 साल का हो गया। तो फिजिकली कितनी चेंज आई है जी? 20 रुपए। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से आपने इसको नोट करना है। इसको ना आप ऐसा कर लेना, सवाल की वर्किंग बना लें। अब मैं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के इसका दोबारा सोल्यूशन बनाने लगा हूं। अब इसका दोबारा सोल्यूशन बनाने लगा हूं क्योंकि सवाल में तो 20 जानवर है ना, सेपरेटली मैंने फिजिकल चेंज भी बतानी है और जाएंगी दोनों ही P&L में, लेकिन जरा डिस्क्लोजर पर्पस के लिए मुझे अलग अलग आपने बतानी है। तो अब इसी को मैं सॉल्व करता हूं दोबारा। इधर ही रखो, पहले एक दफा मैं बात रिपीट कर दूं। अगर जानवर 4 साल का ही हो और साल बाद महंगा हो जाए तो हम कहेंगे महंगाई बढ़ रही है, और अगर एक ही दिन खड़े होकर 4 साल और 5 साल के जानवर की कीमत पता चले तो फिर तो इसका मतलब है इसकी ग्रोथ हुई है। ठीक है? अब यहां पे आप मुझे कैलकुलेशन करवा दें, कैसे होगी कैलकुलेशन। ये वाली कैलकुलेशन की भी आपने, बहुत अच्छी बात है। सवाल की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन था, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। अब मैं सही वाला आंसर नोट करने लगा हूं, आंसर नंबर 5। ओके जी, वहीं से शुरू करें। यकम जनवरी 13, ओपनिंग कितना है? 20 इंटू 255,000। अच्छा, अब P&L को मैंने स्प्लिट करना है किस किस में? नंबर ए, नंबर बी, प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने मेथोडोलॉजी समझे। प्राइस चेंज को पकड़ना है 50 को और मल्टीप्लाई कर देना 20 जानवरों से। 20 जानवरों की प्राइस चेंज हो गई। प्राइस चेंज कितने रुपए है? 50, वो जो वर्किंग से आई है, मल्टीप्लाइड बाय 20, 1000। ओके, फिजिकल चेंज की वजह से कितना फायदा आया? 20 रुपए का फायदा आया। फिजिकल चेंज की वजह से 20 रुपए का फायदा आया। और कितने जानवरों पे? ये जरा कंफ्यूज ना आप कर दें। ₹50 इंटू 20 जानवर, ₹20 इंटू 20 जानवर, 400। सब टोटल करवा दें, यही 1400 रुपया, यही 1400। लेकिन अब देखिएगा, अब ये बैलेंसिंग आ जाएगा, अब क्लोजिंग बैलेंसिंग आ जाएगा। पहले मैंने P&L बैलेंसिंग निकाला था, अब ये बैलेंसिंग आ जाएगा। 5000 जमा 1400। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब जो क्लोजिंग वाला काम करना है उसकी जरूरत नहीं है। जो लंबा सा काम हमने किया, ये क्लोजिंग वाला काम करने की जरूरत नहीं है। अब टाइम सेव करें पेपर में, क्लोजिंग तो कम से कम बैलेंसिंग निकाल लें।
बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने क्लोजिंग बैलेंसिंग लिखा था, यहाँ P&L बैलेंसिंग, अप्रोचेस डिफरेंट है। ऐसे फिक्स्ड एसेट में बात करूं, या तो इधर देखें, एक मिनट देख लें, या तो रीवैल्यूड अमाउंट निकाल के सरप्लस बैलेंसिंग निकाल लो, या सरप्लस निकाल के रीवैल्यूड अमाउंट बैलेंसिंग निकाल लो। लिखें आप यहां, जब प्राइस ऑफ फिजिकल चेंज अलग मांगेगा तो 3 डेट्स वाली वर्किंग किया करेंगे। जब प्राइस ऑफ फिजिकल चेंज अलग मांगेगा तो 3 डेट्स वाली वर्किंग किया करेंगे। इधर ले आओ कैमरा, कुछ नोट करे होंगे। जब प्राइस और फिजिकल चेंज अलग मांगेगा तो 3 डेट्स वाली वर्किंग किया करेंगे। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात यार कर जाऊं इधर, क्योंकि आपने आज जाके इसकी रिवीजन करनी है। आज मैंने कोई होमवर्क नहीं देना, दिया भी तो कोई 5-10 मिनट का होगा। छोटी सी बात कर दूं कि ये 3 डेट्स वाली वर्किंग ना आपकी कैलकुलेशन को बड़ी आसान कर देगी, वरना ऐसे सवाल को पकड़ना और ढूंढना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई दफा इंट्रो की क्लास में होता था कि FIFO वेटेड एवरेज टीचर पढ़ाते थे और फिर बच्चे बाहर निकले कहते थे यार आज क्या हुआ है। पहले दिनों में तो उसको ऐसे ही लग रहा होता था, कुछ हो रहा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, तो कार्ड ही बना रहे थे सर, पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आई शादी का था किसका कार्ड था। तो इसलिए इस वर्किंग को भी मैं इस स्टैंडर्ड में ऐसी वर्किंग कहूंगा कि बाहर निकल के खुदा ना खास्ता आप ये ना कह रहे हो कि ये क्या हो रहा था क्लास के अंदर। तो बड़ी सादा सी बात है, अगर 4 साल के जानवर को साल गुजर गया है और महंगाई हो गई है, जानवर वही वाला है लेकिन महंगाई हो गई है, तो 4 साल वाला जानवर अगर 4 साल का ही है तो फिर ये बढ़ने की वजह क्या होगी? प्राइस। और इधर हमने किसको सेम रख दिया? डेट्स को। तो ये कौन सी चेंज है? फिजिकल चेंज। चलें जी, हाँ मोहतरम सवाल पूछें। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी ये सवाल खुलेगा तो मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन 6, कैलकुलेट गेन और लॉस सेपरेटली रिलेटिंग टू प्राइस एंड फिजिकल चेंज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2000। अब आया असल सवाल, प्राइसेस ही प्राइसेस दी हुई है, जानवरों की प्राइसेस ही प्राइसेस दी हुई है। अब आपको सवाल में से फिगर्स ढूंढनी पड़ेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये डाटा रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ ये 3 लाइंस रेलेवेंट है, इनको तसल्ली से पढ़ेंगे। फिर जब जरूरत हुई, जैसे एक्सचेंज रेट नीचे से उठा लेते थे, तो जिस चीज की जरूरत हुई वहां से उठा लेंगे। अ हर्ड ऑफ 10 2 साल वाले जानवर was held at यकम जनवरी 2001। इतनी सी बात पढ़ के सवाल में आ जाता हूं मैं। नोट करना शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन। पिछले सवाल का ये सॉल्यूशन सही था, पिछले सवाल का ये सॉल्यूशन सही था, लेकिन रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करा था, इसलिए मिटाना पड़ा था। इसमें भी सेपरेटली करना, इसलिए इसमें शुरू से ही हम सेपरेटली करेंगे। वर्किंग छोड़े पर बस मेन आंसर में भी कैसे कर दीजिएगा। हाँ जी, और ऐसे अच्छा, यकम जनवरी 2000 20x1 है 2001 है 20x1 ओपनिंग कितने साल वाले? 2 साल वाले। मैं आप जो उम्र है ना, उम्र को रेड मार्कर से लिखूंगा जहां भी लिखनी हुई। 2 साल वाले कितने जानवर हैं? 10 जानवर। अच्छा मोहतरम, फिलहाल मैं इजी मार्क्स गेन करूंगा और यकम जनवरी 1 को खड़े होके 2 साल वाले जानवर की उम्र देखूंगा। कितने रुपए के जी? 100 के। एक जानवर 100 के, पर यूनिट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल वाले फॉलोज। तो एक जानवर 100 के, हमारे जानवर कितने हैं? 10। तो कितने के रुपीस? 100 का। क्वांटिटी 10 1000। अच्छा, अब दो ना मैं नीचे हेडिंग्स दे दूं, एक प्राइस चेंज, एक फिजिकल चेंज। One animal aged 2.5 years was purchased on Yakam July 2001 for rupees 108। चलें जी, यकम जुलाई 2001 को परचेजेस डालूं या ओपनिंग? परचेजेस। नीचे प्राइस देखने की जरूरत नहीं, गिवन है प्राइस। यकम जुलाई 2001 क्या है? परचेज। अच्छा, ये कितने साल वाला परचेज किया बाजार से? 2.5 साल वाला। कितने रुपए का?
108। इधर लाओ कैमरा। 1 एनिमल इंटू 1 एनिमल। साल के शुरू में 10 एनिमल्स थे। 108 नोट कर लें यहां तक। ये 108 वैसे कंफर्म किया उसने कि फेयर वैल्यू यही है। क्या चीज? फिर आप जो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट चलो फिर बोलोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्रीन हाइलाइटर एंड 1 एनिमल वाज बोर्न ऑन। अब जी इसको तो छोड़ें। येलो में हमारे कौन से एनिमल्स हैं? 10 साल के शुरू वाले। स्काई ब्लू में जो नया खरीदा। और 1 एनिमल वाज बोर्न ऑन यकम जुलाई 2001। इसकी ना उम्र आपको ऑब्वियसली नहीं देगा क्योंकि 0 ईयर्स है, लेकिन इसकी प्राइस के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा। 0 ईयर्स का एनिमल यकम जुलाई 1 को जरा ढूंढ लें। 0 ईयर्स का न्यू बॉर्न, तरतीब से दी हुई है शायद चीजें, जैसे जैसे मुझे चीज चाहिए होती है फौरन आ जाती है, तरतीब से दी हुई है। 70 तो न्यू बॉर्न एनिमल। अच्छा यार, इसमें ना 2 राय हैं। कुछ लोगों की राय है कि न्यू बॉर्न को परचेज के नीचे डाल दें, लेकिन स्टैंडर्ड वाला कहता है यार न्यू बॉर्न को भी फिजिकल चेंज में डालो। तो बस न्यू बॉर्न को फिजिकल चेंज में डालना एक आदत है। फिजिकली चेंज यानी पहले जानवर नहीं था, अब फिजिकली आ गया। महंगाई की वजह से आया, माँ ने महंगाई की वजह से बेबी दिया। प्राइस चेंज का तो इसमें कोई तुक नहीं बनती ना, लेकिन क्या फिजिकली आप देखें तो जानवर नया आ गया होगा, तो फिजिकल फॉर्म में चलता फिरता नजर आ रहा होगा। इसलिए बस स्टैंडर्ड वालों ने राय दिया यार इसको डायरेक्ट ही फिजिकल चेंज में डाल दिया करो, लेकिन इन द ईयर एंड दोबारा इसकी प्राइस और फिजिकल चेंज में जो याद करा दीजिएगा वो होगी, वो मैं अभी आपसे बात करता हूँ। फिलहाल इसको इधर डालने की बजाय फिजिकल चेंज में डाल दें। अच्छा जी, नहीं, फिजिकल चेंज का मतलब क्वांटिटी की इंक्रीज भी हो सकती है। न्यू बॉर्न। अच्छा जी, उम्र बताएं मुन्ने, कितने साल का है? मैं साल नहीं बताऊंगा साल। कितने का है? 0 ईयर्स। रुपीस 70। कितने पैदा हुए हैं जरा देखते हैं। एक ही पैदा हुआ इस साल। 2-4 चेत होते हैं। ओके, रुपीस 70 इंटू बोले 1 एनिमली, छोटी सी बॉर्न हुई है, तो कितना हो गया? 70। नो एनिमल्स वर सोल्ड, मेहरबानी तेरी, नो एनिमल्स वर डिस्पोज्ड। ये बड़ी लाइन पढ़ के मजा आता है, बंदा रिलैक्स हो जाता है। नो एनिमल्स वर सोल्ड और नो एनिमल्स वर डिस्पोज्ड। अच्छी बात है, शुक्र है। ना एनिमल बिके और ना एनिमल मरे भी लिखा हुआ है। बिके नहीं, बस सोल्ड और डिस्पोज्ड एक ही चीज है, कोई एनिमल बिके नहीं। अच्छा मोहतरम, अब क्या करना है, यहां पे अब हम पॉज लेते हैं और पॉज लेके बताएं हमारे पास टोटल जानवर कितने हैं? 12। 10 कौन से वाले? साल के शुरू वाले। एक कौन सा? जो नया खरीदा है। और एक चुन्नू मुन्नू। कितने जानवर हैं टोटल? हैं सारे ही जानवर, चुन्नू मुन्नू भी जानवर ही है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल पता क्या होता है? सवाल ये राइज होगा कि सवाल को छोड़ दें, सवाल को छोड़ के साइड पे चले जाएं और 3 वर्किंग्स खोलें। 10 जानवर जो ओपनिंग वाले हैं उनके लिए अलग, जो परचेज है उनके लिए अलग, और जो न्यू बॉर्न है उनके लिए। थोड़ा सा काम लेंथी होगा, लेकिन ये फिगर्स आपको ढूंढनी आसान हो जाएंगी। हल्का सा काम लेंथी होगा, लेकिन एरर फ्री काम होगा। अच्छा, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जानवरों की? ओपनिंग, ब्लू मार्कर, कोई नहीं। ओपनिंग की एक वर्किंग करूंगा मैं, और किसकी? परचेज की वर्किंग करूंगा, और न्यू बॉर्न की। लेकिन फिलहाल ना मुझे जानवरों की क्वांटिटी से कंसर्न नहीं है, फिलहाल मुझे जानवरों की क्वांटिटी ना बताइएगा। अच्छा, अब आप मुझे 3 डेट्स लिखवाएंगे। 3 डेट वर्किंग शुरू कर लेंगे ना हम। 3 डेट्स लिखवाएंगे। 1 जनवरी, इसके लिए जो सबसे पहली डेट है ना, उसके लिए आप यहां से हेल्प ले लें। 1 जनवरी 2000। न्यू बॉर्न की भी डेट बेशक लिखवानी है, लिखवा दें। क्या थी? 1 जुलाई 2001। 1 जनवरी। अब ना आइसोलेशन में चीजों को देखें, अलग अलग हो गए। इस बात को छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें, सिर्फ इसको देखें। 1 जनवरी 1 को ओपनिंग वाले जानवर कितने साल के थे? तो 1 जनवरी 2001 को ओपनिंग वाले जानवर कितने साल के थे? 2 साल के। क्लियर? नो नीड टू गो ऑन व्हाइट बोर्ड, जब जाना होगा तब मैं जाऊंगा। इधर देखें, अभी यानी स्क्रीन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। 2 डेट्स अब आपने मुझे लिखवानी है हिम्मत करके, वो आप मुझे खुद लिखवाएं। 2 अगली डेट्स क्या होंगी? पहले तो मैं आपको अपने जानवर की बात बता दूं कि मेरे वाला जानवर साल के एंड पे एक्सेलेंट 3 साल का हो जाएगा।
लेकिन एक डेट मुझे और चाहिए जो मुझे फिर हेल्प कर देगी प्राइस और फिजिकल चेंज अलग अलग करने की, क्योंकि ये तो प्राइस और फिजिकल चेंज दोनों आ जानी है। फिर कौन सी डेट चाहिए? एक्सेलेंट, 31/12 की डेट चाहिए। ईयर एंड की डेट आपने लिखनी है हमेशा। हमारे जानवर की उम्र लिखूं या किसी का जानवर? किसी का जानवर अगर हमारे साल के एंड के ऊपर कितने साल का हो जाए? 2 साल का हो जाए। बाकी इधर प्राइसेस आप खुद ही लिखेंगे, मैं आपको टाइम दे दूंगा, वो छोड़े। तीसरी लाइन भी एक डालनी है। इधर आ जाए, परचेज 1 जुलाई 2000। जानवरों की क्वांटिटी अभी ना बताइएगा मुझे। 1 जुलाई 2001। ये जो जानवर बाय किया ये कितने साल का था? 2.5 ईयर्स का। फिलहाल हमारे जानवर की बात कर लें, ये साल के एंड पे कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का हो चुका होगा। हमारे वाला जानवर अगर साल के एंड पे 3 साल का हो चुका होगा तो किसी का जानवर 2.5 साल वाला मुझे चाहिए। किसी का जानवर मुझे 2.5 साल वाला चाहिए। किस दिन? 31/12/2001 को। एंड इन द एंड आखिरी बताएं। आखिरी आप खुद लिखें, यहां तक नोट करें, आखिरी खुद ट्राई करें। ना सवाल की तरफ, स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं, फिलहाल इधर ही देखें बस। अच्छा, प्राइसेस लिख लें सवाल से देख के। रहने दो, कैमरा उधर ही रखो। जी हजरात, प्राइसेस बताना शुरू करें। न्यू बॉर्न की पहले बात कर लें। न्यू बॉर्न जिस दिन बॉर्न हुआ उस दिन कितने इयर्स का होगा? 0 इयर्स का। हमारे वाला न्यू बॉर्न 6 महीने बाद, साल का एंड 6 महीने बाद आ गया ना असल में, 6 महीने बाद कितने साल का हो जाएगा? 6 महीने का हो जाएगा। तो किसी का न्यू बॉर्न भी 31/12/2001 को हमें चाहिए। अच्छा, दरमियान वाली डेट ना ईयर एंड की होती है, बस ये हिंट सुन लें। दरमियान वाली डेट नहीं डालनी होती ना, ये ईयर एंड की होती है, नई डालनी होती है, इसलिए ईयर एंड की होती है। ओके, प्राइसेस अब ढूंढ लें यार। 1 जनवरी 1 को 2 साल वाला, कैमरा बार बार लाते रहो। कितने के? 100 का। 31/12/1 को 2 साल वाला, 2 साल पहले 2 साल ढूंढने ना। 31/12/1 कितने का? 105। 31/12/1 को 3 साल वाला, 3 साल वाला 31/12/1 को 120। ओके, 1 जुलाई 1 को 2.5 साल वाला, 1 जुलाई 1 को 2.5 साल वाला किधर है? ये 108। 31/12/1 को 2.5 साल वाला, 2.5 साल वाला। 31/12/1 को 3 साल वाला 100। 1 जुलाई 1 को 0 ईयर्स वाला न्यू बॉर्न, 1 जुलाई 1 को, जहां तक अब वो कवर कर 70। और इधर 31/12/1 को न्यू बॉर्न और ईयर एंड पे आधे साल वाला 80। अच्छा जी, अब इनका डिफरेंस कितने रुपए? 5 रुपए। इस तरह पेपर में करने की जरूरत नहीं, बस कैलकुलेटर पे ही शो कर दीजिएगा। 15 जहां तक कैमरा रखना 8। चलें जी, अब आप पकड़ें। प्राइस चेंज में 3 हेडिंग्स दिखाएं और फिजिकल चेंज में 3 हेडिंग्स बताएं। प्राइस चेंज में 3 हेडिंग्स बताएं। ओपनिंग, परचेजेस और न्यू बॉर्न, बस 3 हेडिंग्स। इधर भी 3 हेडिंग्स। पहले जरा मेरी बातें समझें प्लीज प्लीज प्लीज। इधर भी 3 हेडिंग्स बोलें। ओपनिंग, परचेजेस, न्यू बॉर्न। चलें जी, न्यू बॉर्न मतलब वो पैदा होते डाला था। ईयर एंड पे भी तो मोटा हुआ होगा, वो पैदा होते डाला था।
तो ये बात बड़ी भाई ने अच्छी पूछी है, न्यूबॉर्न पैदा होते डाला था, अब 3 हेडिंग्स दें, ओपनिंग परचेज न्यूबॉर्न, ओपनिंग परचेज न्यूबॉर्न। क्वांटिटी बताएं जानवरों की। 10 1 1 10। क्या? अब आप मुझे बता दें प्राइस चेंज ओपनिंग की, प्राइस चेंज ओपनिंग की 5 और फिजिकल चेंज 50 5 50। ये पहली वर्किंग होगी जो सबसे टॉप पे है। फिजिकल चेंज साल गुजरने की वजह से महंगा हो गया और 1 साल गुजरने की वजह से मोटा हो गया। टोटल चेंज 20 की, इसको स्प्लिट किया हमने प्राइस चेंज में और फिजिकल चेंज। ओके, अब रेड मार्कर वाली फिगर्स यूज करनी है जो यहां लिखी जी हूं। जो खरीदा हुआ है प्राइस चेंज कितना 3 और फिजिकल चेंज 9। न्यू बॉर्न, देखो ना लॉजिक समझे, न्यू बॉर्न साल के शुरू में 70 रुपए का था बाजार में, अब न्यू बॉर्न साल के एंड पे बाजार में 72 रुपए का है। इसका मतलब है काफी महंगाई हो गई है। और 0 ईयर्स और 0.5 ईयर्स का मतलब है 6 महीने के गैप की वजह से 8 रुपए का फिजिकल चेंज, 2 रुपए और 8 रुपए। बस खत्म हो गया सवाल। कैलकुलेटर की जरूरत है बस, कैलकुलेटर की भी शायद जरूरत नहीं। 7 7 10 5 बार 50 2 55। ये 55 रुपए क्या आ गई प्राइस चेंज। 230 ये क्या आ गई फिजिकल चेंज। सवाल खत्म। क्लोजिंग बैलेंसिंग। हाँ बिल्कुल, इस वक्त हमने 70 रुपए का, साल के एंड पे 80 रुपए का हो गया था, 80 रुपए का हो गया था। तो ये 2 जमा 8, 70 जमा 2 जमा 8, 80 रुपए इसमें पड़े हुए। ओके ठीक है, इस पे कोई सवाल है तो इंशाल्लाह मैं कल ले लूंगा। बैलेंस शीट में कितना जाएगा 1400 और P&L में 55 प्लस 47। इसमें तस्वीर कहीं लेता हूँ, कल इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा इधर आए भाई, कैमरा इधर लाओ। यार वी आर वेरी 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 अनलकी के पेज नंबर 850 पे एक धमाका है आपके लिए। पेज नंबर 850 पर आए आप, तो हमारे पास सोल्यूशन इसका नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, कल सोल्यूशन आप लोग करके आ जाएंगे, फिर सबका कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरह के सवाल में से कितना टाइम लगेगा आपको 15 मिनट 10 मिनट कह रहे हैं कुछ। ट्राई कीजिएगा और मजा ये आएगा कि सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो दाएं बाएं वाले को पिक्चर भेजनी पड़ेगी, फिर वो बताएगा सही है या नहीं। ओवर। कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको।